रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस का मालिक बनने का सपना देखते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह लग्जरी ब्रांड शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में और मजदूरी करके गुजरा था। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में, जहां जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस महज 4 साल के थे तब उनके पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन यह तो बस उनकी मुश्किलों की शुरुआत थी। जब रॉयस 9 साल के थे उन्होंने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। इससे उनकी माँ को मेहनत मजदूरी करनी पड़ी और रॉयस को न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करना पड़ा। अब तक रॉयस का भविष्य अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन किसे पता था कि एक दिन यह लड़का दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस कार कंपनी का मालिक बनेगा। 14 साल की उम्र में उनके जीवन में एक मोड़ आता है। उनकी एक आंटी ने उनमें छुपी हुई कैपेसिटी को पहचाना और उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न कंपनी में अप्रेंटिसशिप दिलवाने के लिए 20 पाउंड प्रति माह की ऑफर की। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। ढेरों किताबें पढ़कर और फैक्ट्री में काम करके उन्होंने कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की उम्र तक रॉयस एक पूरी तरह से कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र तक रॉयस मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था और जल्द ही बंद होने वाली थी। इस स्थिति में रॉयस के पास कई और कंपनियों में जॉब करने के ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग्स का इस्तेमाल किया और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से FH रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट को पार्टनर के रूप में ज्वाइन किया। शुरुआत में कंपनी को चलाने के लिए रॉयस ने जो भी काम मिला वो किया, जैसे कि सिलाई मशीन की मरम्मत करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगाना आदि। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि समय के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और फिटिंग्स की मांग बहुत बढ़ रही थी। इसी कारण उन्होंने आर्क लैंप, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और यह काम कंपनी की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। 1900 तक कंपनी की बिक्री 20,000 पाउंड को पार कर गई थी। 38 साल की उम्र में रॉयस का एक परिवार था और वे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनियों ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंट्री कर ली। कंपटीशन अचानक बढ़ गई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतें काफी गिर गईं। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश होने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की शारीरिक और मानसिक सेहत तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्हें एक साधारण सी सलाह मिली। ठीक होने के लिए उन्हें फ्रेशनेस की जरूरत थी। इसके अलावा डॉक्टर ने उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी ताकि वे बिना ज्यादा शारीरिक मेहनत किए ट्रैवल कर सकें। रॉयस ने एक वैकेशन लिया और खुद को ठीक किया और फिर डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार खरीदी। ये कार काफी नॉइज करती थी, ब्रेक्स इन्फेक्टिव थे और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थीं। हेनरी रॉयस जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए उनकी खरीदी हुई फ्रेंच कार बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं थी। उन्हें लगा कि यह कार उनके स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती, तो उन्होंने सोचा कि इस कार में कुछ मामूली बदलाव करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बदलाव करना शुरू किया, अनजाने में उन्होंने पूरी कार को फिर से डिजाइन कर डाला। ये डिजाइन पूरी तरह से नई और बेहतर थी और रॉयस को यकीन हो गया कि वह अपनी खुद की कार बना सकते हैं। यह आत्मविश्वास उनके लिए एक नई राह की शुरुआत थी और उन्होंने कार के बिजनेस में कदम रखने का मन बनाया। उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई और कार के नए मॉडल पर काम करना शुरू किया। सभी पार्ट्स के ड्राइंग तैयार होने के बाद रॉयस ने इन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया। धीरे धीरे यह कार शेप लेने लगी। एक 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडरों वाली कार जो क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी जैसे हर पहलू में मौजूदा कारों से कहीं बेहतर थी। 1 अप्रैल 1904 को रॉयस ने अपनी कार का पहला रोड टेस्ट किया और इसने लगभग 50 किलोमीटर की दूरी बिना किसी समस्या के तय की। यह टेस्ट सफलता के रूप में साबित हुआ। इसके बाद रॉयस ने 2 और कारें इसी मॉडल की बनवाई और उन्हें टेस्ट करके और भी सुधार किया।
अब उनके पास एक वर्ल्ड क्लास कार थी, लेकिन वह अकेले ही इस कार को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए केपेबल नहीं थे। यही वह समय था जब कहानी में दूसरा हीरो चार्ल्स रोल्स की एंट्री होती है। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कारों को प्रेजेंटेड कर रहे थे और उसी दौरान चार्ल्स रोल्स की नजर उनकी कारों पर पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस चलाते थे। रोल्स पहले से ही एक लग्जरी ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर की तलाश में थे और जब उन्होंने रॉयस की कारों को देखा तो वो इतनी अफेक्टेड हुए कि उन्होंने बाद में अपने बिजनेस पार्टनर से कहा, मैंने दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर को ढूंढ लिया है। रॉयस की इंजीनियरिंग और कारों की क्वालिटी ने रोल्स को इतना अफेक्टेड किया कि अगले 3 महीनों में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू करने का अग्रीमेंट किया। इस जॉइंट वेंचर से बनने वाली कारों का नाम रखा गया रोल्स रॉयस। ये साझेदारी सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, बल्कि यह एक नई क्रांति का आरंभ थी जिसमें वर्ल्ड वाइड में लग्जरी और परफेक्शन की पहचान बन गई। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियल फॉर्म से स्थापित किया गया। कंपनी ने सबसे पहले 4 मॉडल्स 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली कारों को सप्लाई करने का निर्णय लिया। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार का सबसे अच्छा मार्केटिंग उसे रेसिंग टूर्नामेंट्स में भाग लेकर करना है। इसी सोच के तहत रॉयस ने आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और रोल्स रॉयस की कारों से उन रेसों को जीत लिया। साथ ही उन्होंने इन कारों से कई नए स्पीड रिकॉर्ड भी बनाए। इन सफलताओं के बाद रोल्स रॉयस ने खुद को एक बेहतरीन कार मैन्युफैक्चरर कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया था, लेकिन सबसे बड़ी सफलता अभी आना बाकी थी। 1906 के अंत में रॉयस ने 40 हॉर्स पावर और 50 हॉर्स पावर वाली कार और 6 सिलेंडर के साथ एक नया मॉडल लॉन्च किया। इस कार की बॉडी कलर सिल्वर था, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह, इसलिए इसका नाम रखा गया सिल्वर गोस्ट। यह कार रोल्स रॉयस की सबसे सफल और प्रेस्टीज कारों में से एक बन गई, जिसने कंपनी की पहचान को और भी मजबूत किया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने एक यूनिक 24,000 किलोमीटर का इंटरनल टेस्ट प्लान किया। इस टेस्ट में सिल्वर गोस्ट को संडे को छोड़कर लगातार 2.5 महीने तक दिन रात चलाया गया और उसने बिना किसी प्रॉब्लम के यह 24,000 किलोमीटर का दूरी तय किया। सिल्वर गोस्ट ने यह टेस्ट सफलता से पास किया और इसकी रिलायबिलिटी और स्ट्रेंथ को साबित किया। इसके अलावा रोल्स ने कई डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किए जिनमें उन्होंने सिल्वर गोस्ट को एक विस्पर टेस्ट से भी गुजारा। इस टेस्ट में कार के बॉनेट पर एक सिक्का रखा जाता था और उसे बिना गिराए कार को चलाया जाता था। इससे साबित हुआ कि यह कार अत्यधिक स्मूथ है और किसी भी तरह की आवाज नहीं करती। इन सारी स्ट्रेटजीज के चलते सिल्वर गोस्ट पूरी दुनिया में बेस्ट कार इन द वर्ल्ड के रूप में फेमस हो गई। यह उस समय के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्री लीडर्स की पहली पसंद बन गई। रोल्स रॉयस की पार्टनरशिप का निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और उन्हें हर दिशा से सफलता मिल रही थी। लेकिन तभी एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। चार्ल्स रोल्स का शौक सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं था, वह एविएशन के लिए भी बहुत पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वह विंग फ्लायर नामक प्लेन उड़ा रहे थे। उड़ान के दौरान प्लेन के टेल सेक्शन में खराबी आ गई और प्लेन 100 फुट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस दुर्घटना में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। यह एक्सीडेंट न केवल रोल्स रॉयस के लिए एक बड़ा झटका था, बल्कि एक महान एंटरप्रेन्योर और एविएटर को खोने का भी दुखद मोमेंट था। अफसोस की बात यह है कि प्लेन में चार्ल्स रोल्स अपनी जान गंवाने वाले ब्रिटेन के पहले व्यक्ति बने। इस हादसे ने रॉयस को गहरे रूप से अफेक्टेड किया। वह इस नुकसान से उभरने की कोशिश ही कर रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। उनकी सेहत तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें बाउल कैंसर है। एक मेजर ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि वह केवल 3 महीने ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी रॉयस ने बिस्तर पर पड़े पड़े सिल्वर गोस्ट की डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करना जारी रखा। फिर एक चमत्कार हुआ। 3 महीने के समय सीमा के बाद रॉयस ने 100% रिकवरी हासिल की। वापस आने के बाद उन्होंने सिल्वर गोस्ट में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे कि ग्राउंड क्लायंस को बढ़ाना, सस्पेंशन को सुधारना और चेसिस को मजबूत बनाना। इस दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कारों के बॉनेट पर पर्सनलाइज्ड मास्कॉट्स लगाने का
एक नया ट्रेंड बन रहा था। हालांकि कंपनी इस बात को लेकर चिंतित थी कि लोग इन इनअप्रोप्रिएट मैस्कॉट्स का यूज कर रहे थे, जिससे रोल्स रॉयस की इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। इसलिए कंपनी ने अपनी खुद की मैस्कॉट डिजाइन करवाने का निर्णय लिया। यह कदम उनकी ब्रांड की प्रेस्टीज को इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। इनके मास्कॉट्स में एलेनोर थॉर्नटन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को इस्तेमाल किया गया था। इस मास्कॉट में महिला को आगे की ओर झुका हुआ दिखाया गया है और उनके हाथ पीछे की ओर फैलाए हुए हैं। इस मस्कॉट का नाम स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी रखा गया। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। इन सभी सुधारों और प्रयासों के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट्स में जबरदस्त ग्रोथ हुई। 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था और उनकी प्लान इंटरनेशनल बैकलॉरिएट पर अपनी ब्रांचों को फैलाने की थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को लगभग तबाह कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत 1914 में हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर के कारण इकोनॉमी में भारी गिरावट आई और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव लग्जरी कार कंपनीज जैसे रोल्स रॉयस पर पड़ा। सेल्स में भारी गिरावट आई और कंपनी को एम्प्लॉइज को निकालने का फैसला करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की बहुत जरूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया और एक रिवॉल्विंग टरेट भी जोड़ दिया गया, जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इस तरह रोल्स रॉयस ने अपनी लग्जरी कार को वॉर के लिए सूटेबल बना लिया और यह कदम कंपनी की सर्वाइवल में मददगार साबित हुआ। इस कार को मिडिल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन में ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही इनका उपयोग स्पाइंग मिशंस के लिए भी हुआ और क्योंकि सिल्वर गोस्ट चलाने में बहुत स्मूथ थी, ये किसी घायल सोल्जर को लेकर जाने के लिए भी सबसे बेस्ट व्हीकल बन गई। इसीलिए कई सिल्वर गोस्ट्स को वॉर एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई कर दिया गया। इनमें स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट और नर्सेस के लिए पर्याप्त स्पेस बनाई गई और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग फिट की गई। इन एम्बुलेंसेस ने हजारों जिंदगियां बचाई। फाइनली अपनी लग्जरी फीचर्स के कारण वॉर के दौरान रोल्स रॉयस की कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग्स मैसेंजर्स द्वारा भी इस्तेमाल किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोज से काम करते वक्त रोल्स रॉयस को यह एहसास हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पर भारी निर्भर थी और सरकार डेस्परेटली चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन, द ईगल। यह इंजन कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था। इस वजह से ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के अंत तक 500 ईगल इंजन्स का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके। उन्होंने 1915 के अंत में लाइट एयरक्राफ्ट्स के लिए हॉक इंजन भी बनाया। 1916 में ईगल का एक छोटा संस्करण फाल्कन इंजन बनाया गया और 1918 में बड़े और लंबी रेंज के एयरक्राफ्ट्स के लिए कंडोर इंजन तैयार किया गया। इन इंजन के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और बॉम्बिंग मिशंस में एक वाइटल फायदा मिला और यही उनकी जीत का एक अहम कारण बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करना एक ब्रिलियंट कदम साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस के ही इंजन उपयोग किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया और अगले 15 साल तक रॉयस ने कार्स और एरो इंजन्स दोनों पर कंसंट्रेट किया। उन्होंने एक छोटा और सस्ता कार लॉन्च की जिसका नाम था 20, लेकिन दुर्भाग्य से 20 की बिक्री ज्यादा प्रभावशाली नहीं रही। 1925 तक लग्जरी कार बाजार में बेंटली, डेलमार और कैडिलैक जैसी ब्रांड्स के कारण कंपटीशन काफी बढ़ गया था और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस और 4 व्हील ब्रेक्स के साथ द न्यू फैंटम लॉन्च की।
फैंटम काफी सक्सेसफुल रही और इसने रोल्स रॉयस को फिर से लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। इसके बाद फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो इक्वली वेल रिसीव्ड थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को अक्वायर कर लिया जो बैंक्रप्सी के कगार पर था। इसके बाद रॉयस ने डिजाइन की एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर्स जो रोल्स रॉयस और बेंटली दोनों ग्रेट ब्रांड्स का एक सक्सेसफुल ब्लेंड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के सिर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। कार के प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले सर हेनरी रॉयस की मौत हो जाने के बाद से लेकर आज तक रोल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे। एक और जहां फैंटम 3, सिल्वर शैडो और सिल्वर गोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की, वहीं दूसरी ओर 1960 के दशक में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा जिसके कारण उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया। वर्तमान में रोल्स रॉयस मोटर्स को BMW ओन करती है, लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार्स के कारण अल्टीमेट लग्जरी का सबसे बड़ा साइन है। एक रोल्स रॉयस को ओन करना एक ऐसा मास्टरपीस को ओन करने जैसा है जो रॉयस के परफेक्शन और रोल्स के करिश्मे को सिंबलाइज करता है।